लेकिन आज चिंतन करना होगा। लेवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम बात ऐसे विषय पर करेंगे जो इन दिनों चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच की खटास और उनके बीच जिस तरह का गतिरोध चल रहा है सत्ता को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ होंगे कुछ मेहमानों में हमारे साथ होंगे मुन्ना त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी हैं और साथ ही हमारे अपने सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में कुछ और अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त न रहा मुद्दे की बात में हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं उस पर हमारे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, मुन्ना त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मुन्ना त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अवनिंद्र आशुतोष हमारे अपने सहयोगी वरिष्ठ साथी हमारे। बहुत बहुत आप तीनों का स्वागत है। बात शुरू करें उससे पहले मुन्ना त्रिपाठी जी, जिस तरह से पहली बात, इतनी ऊहापोह के बाद जब आज शपथ विधि होनी है विधायकों की, तब जाकर कांग्रेस ने तय किया कि उनका अपना विधायक दल का नेता होगा कौन, ये आज तय हो पाया। इतनी देर क्यों लगी? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से पहले शपथ विधि हो गई, शपथ विधि के बाद में फिर जब सरकार बनाने का बहुमत सिद्ध करने का समय आया, जिस समय विधानसभा में बोलने का अवसर जब नज़दीक आ गया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना विपक्ष नेता का चयन किया और अच्छे तरीके से चयन किया गया है। और इसमें देरी का कोई महत्व नहीं है। अभी किसी भी तरह से देर नहीं हुआ। अभी 1 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी के 19 तारीख को नतीजे आए थे पिछले माह के। जी, कांग्रेस जैसे इतनी वरिष्ठ पुरानी पार्टी जिसने सत्ता चलाई हो, देर तो हुई है, ठीक है, तकनीकी तौर पर न देर कहा जाए चलेगा, लेकिन देर तो हुई। खैर, इस विषय पर हम आते हैं। हमारे साथ विजय जी भी हैं, अवनिंद्र आशुतोष भी बात करेंगे। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल क्या रहा है, इससे जुड़ी हुई हम एक खबर दिखाते हैं और फिर अपने अतिथियों के पास आते हैं। महाराष्ट्र की सियासत अब सियासत न रहकर बल्कि एक रणभूमि छोर बन चुकी है, जहां बीजेपी शिवसेना के सामने झुकने को तैयार नहीं, वहीं शिवसेना बीजेपी की शर्तों के सामने हार मानने को राजी नहीं। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू हुआ, उसमें चर्चा थी कि शिवसेना नेता अनिल देसाई का नाम भी शामिल हुआ है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के दौरान ही शिवसेना ने उन्हें वापस बुला लिया। इस नाराजगी के पीछे की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं बीजेपी का सुरेश प्रभु को उनकी इच्छा के खिलाफ बीजेपी में शामिल कर कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह देना है। दिल्ली से वापस आने पर मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अनिल देसाई का जोरदार स्वागत किया और बीजेपी मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाते रहे। नहीं, गठबंधन अभी चाहिए नहीं। अभी हम हमारे बल पे खड़ा रहेंगे और पक्ष को, शिवसेना को फिर से एक ताकत से, जैसे एकविरा में साहब ने बोला था, उद्धव साहब ने, कि 180 लेकर के मैं आऊंगा आइंदा, अभी हम 180 लेकर ही आएंगे। अभी किसी भी हालत में पीछे हम हटेंगे नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का नाम लेकर के, मोदी जी ने नाम लेकर के यहाँ पे वोट खरीदा है और ये यहाँ का वोट खरीदा गया है। और इसी तरह से जो शिवसेना इतना पुराना पक्ष, उसके साथ जो सुलूक किया इन लोग ने, और जिस तरह से अभी सेंट्रल में वही है, स्टेट में भी वही है, और इसका नतीजा अभी
भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इस सियासी गहमागहमी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि इस वक्त हमारे लिए अहम कैबिनेट मंत्री पद नहीं, बल्कि हमारे राज्य महाराष्ट्र की सत्ता में हमें क्या मिलता है, बीजेपी उस पर गौर करे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी। सरकार पहली बार आई थी। महाराष्ट्र की सियासत अब सियासत न रहकर बल्कि एक रणभूमि छोर बन चुकी है। बीजेपी शिवसेना के सामने महाराष्ट्र की सियासत अब सियासत न रहकर बल्कि एक रणभूमि छोर बन चुकी है। ये थे शिवसेना के कुछ नेता जिन्होंने अनिल देसाई का स्वागत किया कल एयरपोर्ट पर, जब वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से शपथ लेने से पहले ही मुंबई की ओर रवाना हो गए। उन्होंने शपथ नहीं ली, मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सा नहीं लिया, जबकि बताया जाता है कि उनका नाम राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। ऐसी परिस्थितियां जब मित्रों के बीच आ जाएं तो क्या कहा जाए। विजय जी, आपने देखा नेताओं का गुस्सा, नेताओं के उतरे चेहरे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक अलग तरीके का रोष देखने को मिलता है। जब दो दोस्तों में दरार पड़ती है तो इस तरह के रवैये की कल्पना की जा सकती है। आखिर क्यों होता है ये? विजय जी। सलमान जी, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए, इनके बीच मित्रता में खटास जो है ये पिछले 1 साल के पहले से शुरुआत हो चुकी थी धीरे धीरे। और प्रमोद महाजन जी के बाद भी सामंजस्य बैठाने वाला कोई नहीं रहा। गोपीनाथ मुंडे जी थे और मुंडे जी की मौत के बाद तो बिल्कुल ही मतलब वो स्थिति आ गई कि कोई सामंजस्य ही नहीं बैठा पा रहा था। अब इसका जो नतीजा है, परिणाम जो सामने आने वाला है, अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर शिवसेना विपक्ष में गई, विरोधी पक्ष में बैठी, इसका प्रभाव मुंबई की महानगर पालिका पर भी पड़ सकता है जी। यानी ये नतीजे सिर्फ ये नहीं बताएंगे, शपथ विधि के बाद विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद विधानसभा में शिवसेना विपक्ष में बैठती है या सत्ता में शामिल होती है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजनीति में जब जो घटित हो जाए तब समझिए कि राजनीति हो चुकी, वरना 1 मिनट पहले तक भी निर्णय बदले जा सकते हैं। आखिर अनिल देसाई जी का नाम चल ही रहा था और उन्हें वापस आना पड़ा शिवसेना की डिमांड पर। शिवसेना की डिमांड जो भारतीय जनता पार्टी से वो पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा। विजय जी ने एक अच्छी बात बताई, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की खटास का असर आगामी क्या, फिलहाल भी मुंबई महानगर पालिका सहित उन नगर पालिका और महानगर पालिकाओं पर भी पड़ सकता है जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है और उनकी मिलीजुली सत्ता है। दूसरी बात है, विजय जी ने कही, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को थामे रखने वाली 3 डोरियां थीं, स्वयं बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। तीनों के देहावसान के बाद शर्म की, एक दूसरे के प्रति आदर की वो लकीर, वो इनके बीच जोड़े रखने वाली जो लकीर थी वो टूट चुकी है, वो ख़त्म हो गई है और इसका परिणाम 25 वर्षों की दोस्ती का टूट जाना है। अवनींद्र जी, ये हालात शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच बने हैं। दुखद है मित्रों के बीच खटास का आना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की सारी हदों को तोड़ देना। क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक इंसानी फितरत होती है कि अगर हम कुछ चाह लेते हैं, यानी जैसे कि हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। 25 साल का जो रिश्ता था उसको कहीं ना कहीं से संभालने की कोशिश रिमोट के जरिए की जाती रही, लेकिन नेतृत्व तो बदला, वक्त बदला और कहीं ना कहीं से सोच भी बदली। यही कारण है कि आज रिश्ते तार तार हो गए हैं और सारे रिश्ते के पीछे का जो कारण है वो है सत्ता। और सत्ता में जब भागीदारी होती है तो कहीं ना कहीं से सामंजस्य की बात होती है, लेकिन
शर्तों की राजनीति शुरू हो गई थी और सीट के बंटवारे को लेकर जो तनाव देखा गया उसके कारण ही ये दोस्ती खत्म हो गई। और आज जिस तरह से शिवसेना को असलियत का जो सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं से बौखला गई है शिवसेना। और भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है, पॉलिटिक्स में अक्सर ये होना चाहिए कि जो सफल होता है आप उसको स्वीकार करें, लेकिन शिवसेना अब तक स्वीकार नहीं कर पा रही है अपनी सफलता। हालांकि पिछली विधानसभा चुनाव के मुकाबले शिवसेना को इस बार सीटें ज्यादा मिली हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुनी ज्यादा सफलता प्राप्त कर शिवसेना से बढ़त हासिल की है। अब कारण कुछ भी हो, मोदी फैक्टर कहा जाए या मोदी लहर पर सवार महाराष्ट्र की जनता कही जाए, पिछले गठबंधन के खिलाफ ये मतदान कहा जाए, जो भी कहा जाए, 1 नंबर की पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और सत्ता बनाने के लिए दावा तक पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली 2 दिन। संजय हमारे साथ, संजय मिश्रा हमारे अपने सहयोगी भी साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, लगातार हम खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, अपने सहयोगी साथियों के माध्यम से जो फील्ड पर हैं, हम ये देख रहे हैं इतनी कटुता कहीं और अलग अलग दलों में नहीं देखी गई जितनी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है। कारण दोनों का लगभग वोट बैंक का एक होना, कारण दोनों का कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपनी इमेज को सुधारना बनाना, कारण हिंदुत्व की बात, ऐसे कई कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों में एक हैं। बस नहीं है तो अब बाड़ा साहब नहीं है शिवसेना की तरफ से, ये माइनस पॉइंट है। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट है, नरेंद्र मोदी। फिलहाल नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पड़ जाए, इसे एक विडंबना कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ राजनीति में जो उथल पुथल देखा गया पिछले दिनों, वह भी एक बेमिसाल चीज है। लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा सलमान जी की जिस प्रकार से मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट का जो विस्तारीकरण हुआ रविवार के दिन, उस दिन जो शिवसेना ने जो सपना देखा था, उस सपने पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया। एक तरफ अनिल देसाई साहब वहां पर बतौर सांसद, बतौर कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने वाले थे, वह नहीं ले पाए, यानी 3 के लिए बना दिए थे। और शिवसेना की जो आक्रामकता थी, शिवसेना की अपनी शैली थी, शिवसेना का जो यूएसपी थी, यही आक्रामकता। सत्ता एक तरफ भले दरकिनार हो जाए, विपक्ष में बैठने को तैयार रहने वाली शिवसेना इतनी लालायित क्यों नजर आई आखिर? अभी भी देखिए, कल उनके एक नेता ने मंत्री पद की शपथ को इनकार करते हुए उनका लौट आना, नारेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जो हमने अपने दृश्य के माध्यम से दिखाया भी, उसके बावजूद अभी भी 2 दिन का समय दे रही है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को। संजय कि रविवार को खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते शिव सैनिक देखे गए। और खास करके आज विधि सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन शिवसेना ने भगवा फेटा पहन के बड़े पैमाने पर जो हंगामा किया, अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश करी। और खास करके सलमान जी की विधानसभा में जहां सीटें, जहां बैठने की उम्मीद लगाई जा रही थी, जहां विपक्ष की जहां सीटें थी, वहां शिवसेना के विधायक बैठे देखे गए। और दूसरी तरफ मीडिया से मुखातिब होते नहीं ज्यादा एक विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस हताश है, कांग्रेस के नेताओं में वो आग नहीं, वो फायर नहीं दिख रहा जो राजनेताओं में दिखता है। शायद इस बात से मुन्ना त्रिपाठी सरासर इनकार करेंगे, लेकिन सच्चाई तो देखने में आ रही है। जिस पृथ्वीराज चौहान के बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स दिखाई दिए, मुन्ना त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधायकों का नेता बनाया नहीं गया, इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। पृथ्वीराज चौहान जी इनकार करें मुन्ना त्रिपाठी जी, विजय जी से भी हमारी बातें जो है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा जो मैं कह रहा हूं, परंतु सत्यता ये होती है राजनीति में किसी भी तरह से ये चीज देखा जाता है। कोई आवश्यक नहीं है कि जो मुख्यमंत्री पहले रहा हो उसके चुनाव हारने के बाद उसी को विधायक दल का नेता बनाया जाए या ना बनाया जाए। अभी तो ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, ये इस बात को हम भी समझते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो केंद्र से
केंद्र से जिससे सरकार, clean बनाकर- केंद्र की सरकार को छोड़ करके महाराष्ट्र की सरकार में आया। महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री उन्होंने बना, बतौर मुख्यमंत्री बड़े- जो कार्य किया, बतौर उनका कार्य मुख्यमंत्री- बहुत अच्छा रहा, लोगों ने सराहा, ईमानदार व्यक्ति थे, उनकी साफ सुथरी सब छवि कुछ रही। कहने के बाद भी ये सब 42 पर समेट दिया। नहीं, जहां तक सवाल उठता है चुनाव हारने का, तो मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूं कि इसके जिम्मेदार अकेले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चौहान जी हैं। इसलिए पूरी कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार यहां पर चल रही थी। सत्ता का बदलाव महाराष्ट्र की जनता देखना चाहती थी, सत्ता में बदलाव लाना चाहती थी, जिसके कारण सत्ता में बदलाव महाराष्ट्र की जनता ने किया। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक दल में काम करते हैं, तो हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और इसमें कहीं से किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है। 129 लगभग 129 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश नहीं होना चाहिए। वो केंद्र से लेकर वार्ड स्तर के नेताओं का ये मानना है, इसमें बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर रचनात्मकता के साथ दोबारा कांग्रेस, एनसीपी, मन से एसपी, जितनी हमेशा पार्टियां ऐसा हैं, हुआ है, ये कांग्रेस उतरती की स्थिति हैं, गड़बड़ तो हुई एक है, फिर से रचनात्मक बनी है। विपक्ष के रूप में उतरती है, अच्छी बात है। ये चुनाव आते जाते रहते हैं, जीत हार लगी रहती है। लेकिन विजय जी, आप पत्रकार हैं, आप नज़दीक से लोगों को देखते हैं। 19 पिछले महीने की 19 तारीख को नतीजे आए, तय हो गया आपको या तो विपक्ष में बैठना है। अगर सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है तो आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए। विपक्ष में अगर शिवसेना विपक्ष में बैठती है तो ये तो हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए। यानी आपकी भूमिका स्पष्ट है कि आपको विपक्ष, नेता विपक्ष बने ना बने, लेकिन आपको बैठना विपक्ष में ही है। इतने दिन लगाने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्यों नहीं पृथ्वीराज चौहान ने खुद बड़प्पन दिखाया कि हार तो स्वीकार कर लेते और फिर कहते कि विधायक दल का नेता मैं नहीं कोई और होगा? अब तक बयान नहीं आया, तो कैसे माना जाए कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ माहौल नहीं था? पृथ्वीराज चौहान सर्वमान्य नेता थे और बड़ा दान कर दिया और उन्होंने त्याग कर राधा कृष्ण विखे पाटिल को बनाया। कभी कभी बहुत ज़्यादा चुप्पी भी जो है घातक हो जाती है, चुप रहना भी नुकसान होता है, और पृथ्वीराज चौहान जी के साथ यही हुआ। कांग्रेस के दोनों नेताओं के साथ, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी यही हुआ। अब हम थोड़ा सा, हम लोगों को और पीछे जाना चाहिए। पीछे मतलब लोकसभा चुनाव की बात, जिस दौरान जो है नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लगातार उनकी जो है रैलियां चल रही थी उनकी चुनाव को लेके, आप उस समय देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में पिछले कुछ समय कुछ काम नहीं हुआ है। जैसा कि अभी मुन्ना त्रिपाठी जी ने कहा कि हम अपने कार्यों को बता नहीं पाए लोगों को, ये सच है, ये इनकी इस चीज़ बात से मैं सहमत हूँ कि अपनी बातों को बता नहीं पाए। कांग्रेस ने पिछले लंबे समय में 4-5 सालों में 10 सालों में आरटीआई के बाद से जो है बहुत अच्छे काम, मिड डे मील ले आया पूरे देश में। आप सोचिए कि करोड़ों बच्चों को एक साथ एक ही जगह विद्यालय में भोजन कराना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। फूड सिक्योरिटी बिल ले आए, 108 एम्बुलेंस लेके आए कि गाँव तक से जो है लोगों को अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था, और इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। लेकिन हुआ क्या, ये अपने कार्यों को बता नहीं पाए। पूरे चुनाव अभियान तक नरेंद्र मोदी विकास की बात करते चले गए, लगातार अपनी बातों को रखते गए, मुझे करना क्या है, मुझे क्या देखना चाहता हूँ इस देश में। ये सिर्फ गुजरात को लेकर चिल्लाते रहे, ये मोदी पे हमले करते रहे, इसके अलावा एक अपनी बात बता ही नहीं चाहे। और वहीं नरेंद्र मोदी, इन्होंने सबसे जो बड़ा, जो आपने देखा होगा बारीकी समझे, उनके प्रचार में उनके भाषणों को आपने देखा होगा बहुत बारीकी से, सलमान जी, इमोशनल कार्ड खेला नरेंद्र मोदी जी ने, इमोशनल कार्ड खेला, भावनात्मक, और लोगों को जहां भी जाते थे वहां की सराहना, वहां की बातें। और यही विधानसभा में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र में विधानसभा में यही देखने को मिला। इमोशनल कार्ड खेला, कहीं से लगा कि जो है कि अगर शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद और कहीं मराठी वोट शिवसेना की तरफ एक तरफ न हो जाए, तो अभी इन्होंने इमोशनल कार्ड खेल दिया बाला साहब ठाकरे पे टिप्पणी करके। तो इन चीज़ों को देखना होगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को आने वाले दिनों में अपने आप को फिर से जो है कि एक नई एनर्जी के साथ और तैयारियों के साथ आना होगा। और नहीं नई एनर्जी के लिए कांग्रेस को कई मामलों में आमूलचूर परिवर्तन करना होगा, अपने विचारों में, अपने नेताओं में, अपनी शैली में, अपनी आक्रामकता में, अपने कार्यक्रमों में। ऐसी कई चीज़ें कांग्रेस को करनी होंगी। अभी फिलहाल
उस मूड में कांग्रेस नज़र तो नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ का हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा दरअसल उद्धव ठाकरे ने इस पूरे प्रकरण पर, जब सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच खटास चल रही थी और अपरोक्ष रूप से जब एनसीपी अपरोक्ष रूप से ये कहती है कि वो विश्वास मत में हिस्सा नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं शिवसेना की मदद करने का उसका भाव नजर आता है। और इसी मामले पर उद्धव जी की क्या टिप्पणी रही वो हम आपको दिखाते हैं। वापस का उत्तर यही है कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी। 13 दिन की वो सरकार थी और अटल जी का फोन आया था बाला साहब को कि बाला साहब आपकी ओर से आप किसे मंत्री बनाना चाहते हो, तो बाला साहब ने सुरेश प्रभु जी का नाम दिया था। दुर्भाग्य की बात है आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। खास कर वो 13 दिन की सरकार 13 दिन के बाद तो गिर गई और वो गिराने वाले थे शरद पवार, और आज शरद पवार के साथ भाजपा को चाहिए। और इसीलिए जैसे सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं वैसा ही सवाल आप बीजेपी को भी पूछिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है, ना ही मेरी मजबूरी है। मैं तो अकेला चलो रही आज तो चलता आया हूँ, आगे भी जा सकता हूँ। सिर्फ ये हर एक की नीति कैसी है वो साफ दिखाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जिस शरद पवार जी ने अटल जी की सरकार उस वक्त गिराई थी, वो गोमांगों ने विरोधी मत दिया था, तो वो अगर उनके साथ निभाना चाहते तो निभाएं। हम अपना एक कसक है उद्धव ठाकरे के बयान में। इतने वर्षों का याराना बाला साहब के अटल जी से, आडवाणी जी से, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे से जिस तरह के रिश्ते रहे, और जब भारतीय जनता पार्टी की संख्या 2 थी मात्र, तब से शिवसेना के साथ उसका एक भावनात्मक रिश्ता रहा। लेकिन स्थितियां बदली, नेता बदले, हालात बदले, प्राथमिकताएं बदली और स्थिति आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने लगभग रास्ते अलग कर लिए हैं, और रास्ते भी ऐसे कि एक होगा सत्ता पक्ष में और दूसरी विपक्ष में, पहले और दूसरे नंबर की पार्टी। ये भी नहीं हुआ कि शिवसेना 3 पर रह जाती, शिवसेना 2 पर ही है, यानी कल के साथी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आएंगे। अवनिंद्र जी, ऐसी परिस्थितियों में शिवसेना के पास क्या कोई और भी पर्याय बच रहा था कि विपक्ष में बैठे या फिर घुटने टेक कर शामिल हो जाती भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन रही सरकार में? जिस तरह से शिवसेना की इमेज बदलती गई है, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कदम होता अगर भारतीय जनता पार्टी का जो नया रूप आया है उसको समझते हुए। जैसे हम शुरू में बातें करते थे अनिल जी, कई कार्यक्रमों में हम दोनों ने बातें की, संजय हमारे साथ हुआ करते थे, हम लोगों ने ये बात की थी कि शिवसेना को जब विपक्ष में एक साथ लड़े थे और देख रहे थे कि बात नहीं बन पा रही है, तब अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सीधे कि हम विपक्ष में बैठेंगे, मैंडेट हमें विपक्ष में बैठने का मिला है, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, अगर इस भूमिका में आते तो क्या शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मॉरल नहीं बूस्ट हुआ होता? बिल्कुल, लेकिन उसमें अब काफ़ी देर हो गई है, कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। लेकिन अगर बड़ा भाई अपने आप को कहती है शिवसेना और छोटा भाई अगर बड़ा हो जाता है तो वक्त के साथ कहीं ना कहीं से ख्यालात बदल जाने चाहिए। और निश्चित रूप से शिवसेना के पास एक अच्छा अवसर भी था, ऑफर भी आया था, लेकिन उसको लगा कि हम छोटे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर का जो सच है वो सामने आ गया है। और उसके पीछे की जो कहानी है वो चाह रही थी कि कांग्रेस हो या एनसीपी हो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दे। लेकिन शिवसेना का जो महत्व रहा है महाराष्ट्र में आज वो कम हो गया है और कहीं ना कहीं से सोच उसकी सबके सामने आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना कद बढ़ाया है, शिवसेना को चाहिए था कि उसमें शामिल होकर स्थिर सरकार की अगर बात करती है तो निश्चित रूप से स्थिर सरकार होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर शिवसेना कहती कि हम विपक्ष में बैठेंगे तो जाहिर सी है उसकी मंशा समझी जा सकती है और सरकार को स्थिर रहने नहीं देने की स्थिति सामने आ रही है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मोदी सरकार को घेरने की बात की जा रही है। जिस मोदी लहर पर सवार 18 सांसद शिवसेना ने दिए हैं, वही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और जिस बाला साहब के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दौर में यहाँ पैर पसारे, वो शिवसेना को ख़त्म करना चाहती है। ये अजीब नियति का खेल है। राजनीति में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी मित्रता और
ऐसी मित्रता में इतनी खटास पहली बार महाराष्ट्र की सरजमी पर देखी जा रही है। संजय, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थितियों में भी, इतनी बयानबाजियों के बाद भी, इतने अपमानित होने के बाद भी, क्या उसे शामिल कर लेना चाहिए? हमारे और आपके कहने से ना वो शामिल करने वाले हैं, ना हमारे और आपके कहने से वो उन्हें दरकिनार करने वाले हैं। तय उन्होंने अपने कार्यक्रम कर रखे हैं, उनकी भूमिका स्पष्ट है। बस समझौते या विरोध की राजनीति एक आध दिन में ही क्लियर हो जाएगी। तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर उसे शिवसेना को साथ में लेना चाहिए? जबकि 1999 में गठबंधन की सरकार को कांग्रेस और एनसीपी के वो नकारती रही है और उसे अपवित्र गठबंधन कहती रही है। बताएं संजय। देखिए, राजीव प्रताप रूडी का बयान आया है। ताजा बयान के अनुसार उनका यह कहना है कि हमारी बात अभी भी जारी है, लेकिन कुल मिला के बिना कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कह दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान अपने लगातार शब्दों के बाण से उद्धव ठाकरे साहब ने जितनी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जितनी भी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी की करनी थी खुल के की, लेकिन उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नीति अपना रखी है, वेट एंड वॉच, धीमे चलो एकला चलो, अभी फिलहाल उसी नीति पर अमल करें। संजय, हम आपके पास भी और अपने अन्य मेहमानों के पास भी आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात में जारी है दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, कॉमेडी से लेकर रोमांस तक, ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा लेमन होम थिएटर में। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हम देख रहे हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बनते बिगड़ते रिश्तों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए समाज से, कई राजनीति से और समाज के पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए कई साथी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुन्ना त्रिपाठी कांग्रेस से हैं, हमारे साथ विजय यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवनिंद्र आशुतोष जी हमारे अपने सहयोगी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, शिवसेना के कुछ नेताओं से और अन्य पत्रकारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम अपने सहयोगी प्रदीप शर्मा से भी बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है विधान भवन पर। हम फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है विधानसभा में, क्या स्थिति है जानकारी आप सबको भी है, लेकिन उसके बावजूद हम दिखाते हैं आंकड़ेवार स्थिति क्या है महाराष्ट्र विधानसभा की 2000 चुनाव में। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में ये आंकड़ेवार स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के 122 विधायक हैं, शिवसेना के 63 हैं, कांग्रेस के 42, एनसीपी के 41, बहुजन विकास आघाड़ी के 3, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 1, समाजवादी पार्टी के 1, एमआईएम के 2 हैं। एक अपनी धमाकेदार स्थिति दर्ज कराई है एमआईएम ने। अपक्ष 7 हैं, निर्दलीय। भारतीय रिपब्लिकन पक्ष के 1 है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1 है, शेतकरी कामगार पक्ष का 3 है। कुल मिलाकर 287 हुए हैं और 288 में से 287 क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की शपथ लेने से पहले ही असामयिक मृत्यु हो गई और इस वजह से
एक उनके पास सीट कम हो गई है। असामयिक मृत्यु के कारण एक स्थान रिक्त है जिस पर बाद में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुंबई के प्रवक्ता योगेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, हम उनसे बात करते हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में होना था, लेकिन चलिए फोन पर ही सही। हाँ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच भारतीय जनता पार्टी की इतनी पुरानी सहयोगी शिवसेना नाराज चल रही है। मनाए रखने के लिए, उन रिश्तों को बचाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि लगभग ये शिवसेना की भाषण शैली से, उनके नेताओं के बयानों से ये लगने लगा है कि वो विपक्ष में बैठने जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, शिवसेना भी एक स्वतंत्र पार्टी है और वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, पर महाराष्ट्र के हित में ये होता कि वो हमें सहयोग करते और आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र को और ऊंचाइयों पर ले जाते। अपना विजन महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, इसी को ध्यान में रख करके और उनको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन उनके जितने भी संपादकीय लेख आए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़े नेताओं को के बारे में कुछ भी कहते हुए उन्होंने लिखा। ये थोड़ा सा खेदजनक है, लेकिन उनके लिए अच्छा होता कि वो इस वक्त महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करते हुए और महाराष्ट्र को एक नए युग में ले जाते, जो कि मतदाताओं ने जिसके लिए उनको वोट दिया है। जी, मतदाताओं ने शिवसेना को शायद विपक्ष में बैठने लायक वोट दे दी थे, क्योंकि अगर साथ में इलेक्शन लड़े जाते और तब इतनी संख्या आती और फिर वो अलग होते, तब तो बात कुछ और थी। लेकिन इस बार जब ये तय हो चुका कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है, तो आखिर क्यों शिवसेना से आस लगाई जा रही है और आखिर क्यों शिवसेना अपनी तरफ से आस लगाए बैठी है? बात दोनों तरफ से है। शिवसेना ये भारतीय जनता पार्टी के 25 साल पुरानी सहयोगी है जी, और जो क्या नाम है, चुनाव के पश्चात अगर कोई स्वाभाविक युति होती तो वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की होती। अब जब शिवसेना की जितनी भी सीटें आई है, उनको उसमें अपने सहयोगी दल यानी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे करके महाराष्ट्र के विकास के लिए उनको मदद करना चाहिए। जी, महाराष्ट्र के विकास के लिए शिवसेना को मदद करना चाहिए। लेकिन एक तरफ से एक वरदान बनकर आया है एनसीपी का निर्णय कि वो विश्वास मत के दौरान हिस्सा नहीं लेगी, एक तरह से वॉकआउट करेगी। कहीं ना कहीं ये अपरोक्ष समर्थन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के इस प्रस्ताव से फूली नहीं समा रही? अभी तक तो ऐसा कोई बहुत कुछ ऐसा है नहीं जी, और कोई भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन मांगा नहीं है, एक कभी भी नहीं मांगा एनसीपी से। एनसीपी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पहले दिन से घोषणा कर दी है, बट हमने कभी भी नहीं लिया। लेकिन हम बात कर रहे थे शिवसेना के लिए। शिवसेना के लिए ये अच्छा होता कि वो इस महायुति में आ जाते जी और महाराष्ट्र के विकास के अच्छे लगते जी। कुल मिलाकर स्थिति ये बनी हुई है कि आप लोग भी चाहते हैं कि शिवसेना आ जाए। शिवसेना की भी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली जाती, लेकिन हालात, नेताओं के अहम और एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियां हो चुकी हैं, हालात इस तरह के बनते नजर नहीं आ रहे। उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द अज जल्द सुलझा लिया जाएगा और आप लोगों को भी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े कि मित्रों के खिलाफ बोलना भी पड़ रहा है, संभलना भी पड़ रहा है। बहुत बच बचाकर ये एक राजनीति का एक अजीब सा मोड़ आया है। जी, योगेश जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी नमस्कार विजय। नमस्कार योगेश जी। हाँ, मेरी समझ में ये आ रहा है कि एनसीपी को भाजपा के प्रति इतना प्रेम कैसे जाग गया? ये तो आपको एनसीपी को पूछना चाहिए। क्यों बताइए आप, ये अचानक इतना प्रेम कहाँ से आ गया? ये प्रश्न तो एनसीपी को आपको पूछना चाहिए। जी, चलिए एक ये सवाल एनसीपी के नेताओं से जरूर पूछा जाएगा। योगेश जी, बहुत जल्द हम आपको स्टूडियो में देखना चाहेंगे और इस विषय पर लंबी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे योगेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रवक्ता। बात विकास की करते हुए, बात शिवसेना को साथ में लेकर चलने की करते हुए, लेकिन बात योगेश जी या फिर
महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं की बस की नहीं रह गई। बात अब सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच है। बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच है। तय क्या होता है बस कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। एक तरह से सेमीफाइनल और फाइनल के मैच चल रहे हैं। शपथ विधि के बाद जब अध्यक्ष पद का शपथ ली जाएगी, विधानसभा के अध्यक्ष का जब चुनाव होगा, स्थिति तभी साफ हो जाएगी। लेकिन अब तक के बॉडी लैंग्वेज, अब तक की रणनीति, अब तक के बयानों को देखते हुए लग रहा है कि शिवसेना विपक्ष में बैठने का मन बना चुकी है, लेकिन ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी है कि पुराने संबंधों की दुहाई, जैसा कि अभी प्रवक्ता योगेश जी भी कह रहे थे, पुराने संबंधों की दुहाई देकर ये मानकर चल रही है कि शिवसेना अगर न भी आई तो सरकार चलाने में और बनाए रखने में वो सफल होगी। परोक्ष या परोक्ष समर्थन उसे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में आपने देखा विजय जी, किसी तरह का कोई एनसीपी के समर्थन, जिसे नेशनल करप्ट पार्टी कहा जाता था, अपरोक्ष समर्थन लेने से भी परहेज भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल नजर नहीं आ रहा। विजय जी, एक सलमान जी, आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जी को एक प्रखर जो है नेता और एक दिग्गज, बहुत दूरदृष्टि, मतलब वो बड़ा लंबा सोच के करते हैं। ये आप एक खेल है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उनसे कद्दावर नेता तो कोई नजर नहीं आता। जी बिल्कुल जी, एक खेल है कैरम बोर्ड का जो खेलते हैं और उसे जब मारना होता है उसके जो, तो आपने देखा होगा कि लोग जिस वो कहते हैं उसके क्या कहते हैं, उसके जो गोटी होती है जी, क्वीन कहते हैं और स्ट्राइकर, उससे जब जिस छेद में होल में डालना होता है उस पर सीधे वार न करके किनारे करते हैं और उसे लेते हुए जाती है। हाँ, जिसे आम बोलचाल में कट कहा जाता है। कट कहा जाता है जी। तो ये तो वो जी ये एक विजय जी, हम एक सीधे सीधे हम हमारे साथ चल रहे हैं, लाइव दिखाते हैं हम आपको शरद पवार जी क्या कह रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चित्र त्या ठिकाणी दिसते आणि काही लोकांनी आणखीन काही भूमिका मांडलेली दिसते की देशात काहीतरी, महाराष्ट्रात काहीतरी आता देशविरोधी शक्ती वगैरे फार वाढायला लागलेल्या आहेत, असं गेल्या 2-3 दिवसात काहीतरी महाराष्ट्रात एक वेगळं चित्र निर्माण झालं असं आजच्या माझ्या वाचनावरनं, वृत्तपत्राच्या वाचनावरनं काही लोकांनी उदाहरणं केली की त्यामुळे काहीतरी भयंकर देशामध्ये, राज्यामध्ये परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। इतकी गंभीर परिस्थिती देशविघातक जर महाराष्ट्रात झालेली असेल तर केंद्राच्या गृहमंत्र्यांना, राज्याच्या गृहमंत्र्यांना आमचं आव्हान आहे की याच्यामध्ये बारकाईने लक्ष घालावं आणि ही काही देशविघातक शक्ती जी 2-4 दिवसात वाढलेली दिसते महाराष्ट्रात, त्याची नोंद घेऊन लवकरात लवकर त्या संबंधीची काळजी त्याच्यामध्ये घ्यावी। आणखीन एक सांगण्यात आलं की भगवा आतंकवाद हा शब्द शरद पवारांनी वापरला आणि त्या संबंधीची सुद्धा अस्वस्थता काही लोकांना दिसते। ही गोष्ट खरी आहे की हा शब्द मी वापरलेला होता आणि ज्या वेळेला तो मालेगावचा इन्सिडेंट झालेला होता, म्हणजे मालेगाव आणि त्या ठिकाणी भाऊग्रास आणि हे जे प्रकार झाले, त्यावेळेला मी जरूर असं सांगितलेलं होतं की मायनॉरिटीच्याकडनं चुकीच्या गोष्टी घडणं हे देशाच्या दृष्टीने घातक आहेच, पण मेजॉरिटीच्या बाजूने झालं तर ते अधिक घातक आहे आणि म्हणून त्या संदर्भात हा शब्द मी वापरलेला होता आणि साहजिकच त्या शब्दाची उजळणी काल केलेली दिसते, काही हरकत नाही। हा शब्द मी वापरलेला होता, हे काही मी अमान्य करत नाही। हा शब्द मी वापरून मला वाटतं अलिबागला संपला 3 वर्षाच्या पूर्वी, तर त्या 3 वर्षाच्या नंतर हा शब्द वापरल्याच्या नंतर सुद्धा मला आठवतंय की हल्लीचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना मतदानामध्ये सहकार्य करावं हे सांगण्यासाठी त्यांना घेऊन मी मातोश्रीवर गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी भगवा आतंकवाद शब्द जे वापरला त्याच्या विनंतीवरून त्या ठिकाणी राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी आम्हाला सहकार्य करण्याच्या संबंधीची भूमिका सुद्धा घेतलेली होती। त्यामुळं हा प्रश्न किंवा हा विचार आजच काहीतरी एकदम आला असं काही दिसत नाही। आज आला तर माझी काही तक्रार नाही, पण त्याच्यापूर्वी
या अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा सहकार्याचा हात हा दिला होता. त्याचं विस्फोरण आम्हाला कधी होणार नाही, त्याबद्दल आम्ही ऋणीच आहोत की भूमिका त्यांनी त्याच्यामध्ये घेतली होती. आता ती त्याच वेळेस घेतली नाही, प्रतिभाताईंच्या वेळेस सुद्धा घेतलेली होती. आणि त्याही वेळेला मीच गेलेलो होतो प्रतिभाताईंच्या मध्ये सहकार्य करण्याच्या संबंधीची विनंती करायला. त्याही वेळेला पॉझिटिव्ह अप्रोच त्या ठिकाणी घेतला होता. याचं ऋण आम्हाला लोकांच्या अर्थकारणामध्ये सखोल आहे, हेच या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. बात शरद पवार की चल रही थी और आपने देखा कि बात शरद पवार की ही चल रही थी और शरद पवार लाइव मिले, भगवा आतंकवाद पर जो उनका बयान आया था उस पर अपनी सफाई देते हुए बात भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के रिश्तों की अगर की जाए, इस वक्त सबसे दयनीय स्थिति जिस पार्टी की है, मनसे, समाजवादी, शेकाप, बहुजन विकास आघाड़ी, माकपा, अपक्ष, सबको दरकिनार किया जाए, क्योंकि उनकी संख्या बल इस लायक नहीं है कि वो कहीं से सत्ता बनाने में या विपक्ष का नेता बनाए रखने में किसी को बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकें. ये संख्या बल के आधार पर बड़े राजनीतिक दलों में सबसे दयनीय स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, क्योंकि एनसीपी ने एक पत्ते खोल रखे हैं अपरोक्ष समर्थन देकर. कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनवाने में उसकी एक भूमिका होगी. शिवसेना के हाथ में 2 लड्डू हैं, एक सत्ता में शामिल होने के हो भी सकती है, न भी हुई तो विपक्ष का पद उसके पास होगा. खोने को केवल और केवल कांग्रेस है. क्यों आशुतोष जी, कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की स्थिति एक ऐसे सदस्य की है जो पूरे महल में सारे परिवार के बीच अपंग सा हो गया है. वो चलना तो चाहती है लेकिन भाग नहीं पा रही है, सोच रही है, लेकिन आज निश्चित रूप से उसके अंदर कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेशन आ गया है. जिस तरह से विजय जी और मुन्ना त्रिपाठी ने कहा कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाए, अपनी बातों को नहीं पहुंचाए, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि आपने अपनी गलती खुद की है और अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब युग बदलने की बात मोदी सरकार कर रही है. तो कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा और मोदी सरकार पर हावी होना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होगी. एक चीज़ और जानना चाहेंगे मुन्ना त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से सुरेश प्रभु को शिवसेना पर दबाव था कि आप अपने कोटे से इन्हें हमारे पास नॉमिनेट करें, हम इन्हें मंत्री बनाएंगे, शिवसेना ने इनकार कर दिया और सुरेश प्रभु को मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सुबह दिलाई गई और दोपहर तक उन्हें शपथ दिलाकर मंत्री भी बना दिया गया. क्या ये शिवसेना को चिढ़ाने जैसा काम नहीं हुआ? 2 बातें मैं पहले स्पष्ट कर दूं. अभी आशुतोष जी कह रहे थे और कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय है. कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी भी प्रकार से दयनीय नहीं है. कांग्रेस पार्टी एक अलग अपने आप में कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस विचारधारा है. जो को देखिए मुन्ना भाई समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, उसको जरा सा सुनिए. केंद्र कांग्रेस एक विचारधारा है, अपने विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी सोच को लेकर के कांग्रेस पार्टी कार्य नहीं कर सकती. कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को साथ में ले लिया जाता है और आज वही फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग उनके लिए अछूत मान लिए जाते हैं. ये आज शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन. मुन्ना त्रिपाठी जी, इस हमाम में सब नंगे हैं. वो फारूक अब्दुल्ला अगर आपको इतने अछूत थे तो कांग्रेस ने भी उन्हें अपने साथ हमारे लिए अछूत नहीं थे, हमारे लिए तो हैं. नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जो रूप रहा, इनका जो चेहरा रहा, आज अगर एनसीपी को नेशनल देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं. शरद पवार कुछ भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंधों पर बात कर रहे हैं. हम सीधे शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं. असं की आमच्याकडे 40-41 लोक आहेत, त्यामुळे 41 लोकांच्यावर विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची अपेक्षा आपण ठेवावी एवढा इरॅशनल अप्रोच एनसीपी घेणार नाही. असं आहे, आझाद पाटील हे पक्षाचे गटनेते आहेत विधानसभेमध्ये
आणि उपनेतेपदाची जबाबदारी ज्याच्याच खेचा करण्याच्यावर आहे. और राष्ट्रवादी एक सेक्युलर इमेज आहे असे निर्माण झालेलं महाराष्ट्र चित्र. आपण भाजपला पाठिंबा दिलाय तर सर्व समाजासाठी ही इमेज तुम्ही कायम राहील का? प्रश्न असा आहे की आम्ही महाराष्ट्रात अस्थिरता येऊन देणाऱ्या या भूमिकेला पाठिंबा दिली आणि त्या पद्धतीनं आमचं मत त्या ठिकाणी व्यक्त केलं जाईल. या देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका अनेकांनी घेतलेली माझ्या पाहण्यातली आहे, पण नितीश कुमारांनी कधी घेतलेली असेल, आणखीन काही लोकांनी घेतली असेल. उगीच त्याची आता मी यादी देत बसत नाही, त्याची यादी तुमच्याकडे सुद्धा आहे. Sir, yesterday Uddhav Thackeray in his press conference referred to the NCP's unilateral support as Begani Shadi mein Abdullah Diwani. And he went on to hint that unless there is some deal that you have arrived at with the BJP नाही, party, त्याच्यात असं आहे, त्या संबंधीची माझी भूमिका मी स्वच्छ सांगितली. वी हॅव नॉट डिस्कस दिस सब्जेक्ट विथ एनीबडी. Nobody has come towards us and requested us to give any type of support. It was a conscious decision, collective thinking of the NCP in the larger interest of the state, because we don't want, the situation is such, number game is such, that unless and until certain positive steps are taken by certain sensible people, there will not be stable government. And I don't want the state should go for fall within practically 3 months or 4 months. ये शरद पवार अभी तक पत्ते उन्होंने भी नहीं खोले हैं, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि दरअसल वो चाहते क्या हैं. विजय जी की बातों पर यकीन किया जाए तो बिल्कुल वो कैरम खेलते हुए एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह. बिल्कुल आप देखिए सलमान जी, इन्होंने एनसीपी की तरफ से एक बयान आया कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार के लिए हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं. अच्छा, बाहर से समर्थन इस तरह से देंगे कि जब जब वोटिंग होगी ये वॉकआउट कर जाएंगे. समर्थन का मकसद क्या था? डर. अब जेल में भेजने की बात कही थी कि नेताओं को जेल भेज देंगे जी. अब देखिए, अब इसके पीछे अब लवासा है या सिंचाई के मामले अजित कुछ तो है जिसकी जो भी हो, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, हो सकता है. दूसरा जी, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल दृष्टि से देखें, आपने देखा बड़ी तेजी से एक पार्टी उभरी थी, थोड़े समय में आई है, MNS. और राज ठाकरे की यह पार्टी, आप परिणाम सामने देख रहे हैं, 1 पे आ गई, 0 पे आ गई है. पिछली बार 13 थी. दूसरी चीज, महाराष्ट्र में शिवसेना, शरद पवार जी, कुल मिला के विजय जी, जनता को परिवर्तन चाहिए था. नहीं वो ठीक है, ये चाहे इनके इसके पीछे ये समर्थन देने के पीछे ये भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं. समर्थन देने के कई कारण हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि ये चाहते हो कि महाराष्ट्र जो शिवसेना भी कमजोर पड़े. एनसीपी सत्ता में नहीं है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है. अगर हम कई कोणों से देखें तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर सबसे फायदे में, क्योंकि सरकार उसके पास है, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं. शिवसेना सत्ता में, उसकी इच्छा है कि वो शिवसेना सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में लेने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है. विपक्ष में रहकर भी वो खुश रह सकती है. कांग्रेस के पास विपक्षी, अगर शिवसेना सत्ता में जाती है तो विपक्ष का पद आता है. ये इनके प्रकरण वो अपनी साख को बचाए रखने की पूरी कोशिश करेगी. उसने अपना विधायक दल का नेता भी बदल दिया है. एक व्यक्ति शरद पवार है जिसने हर हाथ में लड्डू ले रखे हैं. वो सत्ता के साथ भी है, वो विपक्ष में भी है, वो कांग्रेस के साथ में भी है, जबकि उनके पास 41 विधायक हैं. जीत किसी की भी हुई हो, चाबी एनसीपी ने फिलहाल, जब तक पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, इस पूरे महाराष्ट्र की चाबी शरद पवार ने अपने हाथ में रखी है. नतीजे जब निकल रहे थे उसी वक्त बयान देकर कि अगर स्थिर सरकार की जरूरत पड़ी तो हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए या फिर समर्थन देंगे, कैसे देंगे, ये स्थिति अब स्पष्ट हो गई है. कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जनता को सलाम है, जिसने सबको थोड़ा थोड़ा देकर और सबसे बहुत कुछ ले लिया है. कमान सौंप दी है जनता के उन नेताओं के हाथ में. उनकी रणनीति क्या बनती है, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा. लेकिन हम बात कर रहे थे कांग्रेस की. मुन्ना त्रिपाठी, सोनिया गांधी से लेकर मुन्ना त्रिपाठी तक भले ही हताश हों, हारे हुए हों, लेकिन
एक जज्बा हर राजनीतिक पार्टी का होता है। राज ठाकरे से भी आज कोई पूछे तब भी वो कहते हैं कि सब छोड़कर चले जाएं, मेरे साथ आज कौन है मैं ये देख रहा हूँ। यानी हताश हो जाए और हार मान ले, हार मानकर घर बैठ जाए तो कोई राजनीतिक पार्टी चल नहीं सकती, खासकर कांग्रेस जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा हो। ऐसे में करेगी क्या कांग्रेस? मुन्ना त्रिपाठी जी, आप कार्यकर्ताओं के बीच में जब आप उठते बैठते होंगे, अभी तो उन आरोपों प्रत्यारोपों से पार्टी नहीं उभर पाई है कि हमको हराने वाले ही कांग्रेसी थे। कांग्रेसी कई नेताओं से इस तरह के बयान आते रहे। समय जा चुका है, कांग्रेस पार्टी अपना मंथन कर रही है पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में भागीदारी ले रही है, हर चुनाव में सामने उतर करके मैदान में लड़ाई लड़ रही है। आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका अदा करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने विपक्ष में बैठाया, कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने से भी दूर रखा, उसको भी स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है, जनता के निर्णय के साथ रही है, जनता के हित के बारे में सोचने वाली पार्टी कांग्रेस है। तो जो जनता का विचार होता है वही कांग्रेस पार्टी का विचार होता है। हमेशा से, शुरू से कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, कांग्रेस का हाथ जनता के साथ। तो कांग्रेस का हाथ जो है, जनता ने जो हाथ कांग्रेस को दिया, हाँ, तो हम वहां पे हैं। हमारे देश की 121 करोड़ जनता हमें जिस स्थान पर बैठाएगी हम उस स्थान पर बैठेंगे। जनता, इस देश की जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की तरह बंदरबाट या सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आपस में लड़ते नहीं। अपमान के बीच जाके ये बताना होगा, कंफर्म करना होगा कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। हाँ, तो हम जो हम जनता का विश्वास जीतने में फिर से कामयाब होंगे, ये पूरी तरह से हमें विश्वास है। आशावादी होना बुरा नहीं है मुन्ना त्रिपाठी जी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा, कांग्रेस पार्टी जब भी नीचे आई है उसके बाद और ही विकराल रूप इस आशावाद ऊपर आई। जी जी, विजय जी कुछ कह रहे थे। मुन्ना जी देखिए, ये मत कहिए, शरद पवार जी जिस सोनिया गांधी के जिस विदेशी मूल के मुद्दे को उठाकर वो अलग हुए थे और समय आने पर आपने उनको साथ में लिया, केंद्र में भी लिया। इसीलिए कहा था कि समाज में सब नंगे हैं, तो एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का समर्थन किया। शरद पवार अलग हुए थे विदेशी मूल के मुद्दे पर, शरद पवार ने अपना मुद्दा समाप्त करके हमारे साथ आए। शरद पवार ने अपना मुद्दा खुद समाप्त किया। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार केवल जी दो एक धाराएं ऐसे व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सिर्फ दो धाराएं हैं जो एक दूसरे के विरोध में दूर खड़ी हैं, नदी के दो किनारों की तरह। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जिन्हें एक दूसरे का साथ गवारा नहीं होगा। नहीं, ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन इसमें आप देखिए कि जो दोनों भगवान विजय जी, इतनी स्थितियां गड़बड़ हैं। एनसीपी शिवसेना के साथ भी खड़ी नजर आ रही है और विपक्ष में अलग थलग भी है और कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है। विपक्ष में बैठते वक्त अगर कहीं कांग्रेस का विपक्षी नेता बनता है तो उसे विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी। बीजेपी के साथ संबंध भी बना रखे हैं। शिवसेना के साथ में भी बात ये चल रही है कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष, एक बड़ा मामला खुलकर आया था, कहीं ना कहीं ये मामला दब गया कि विधानसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी शिवसेना ने प्रस्ताव रखा था कि एनसीपी का कोई खड़ा हो जाए तो वो मदद कर सकती है। यानी महाराष्ट्र की स्थिति बड़ी डगमग हुई है, बड़ी गड़बड़, एक दूसरे में अजीब तरीके की स्थिति हो गई है। स्थितियाँ कुछ भी हो, नज़र हमारी बनी हुई है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा में मुन्ना त्रिपाठी, अवनींद्र आशुतोष जी, हमारे अपने सहयोगी संजय मिश्रा जी थे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी हमारे साथ रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इस खबरों पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं और हम आपको दिखाते रहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, संख्या बल के भी आधार पर और रचनात्मक विपक्ष के हिसाब से भी, और किस विकास की बात हो रही है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है मुद्दे की बात में विदा लेने का। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर किसी अन्य विषय पर हम आपके से रूबरू होंगे। इसी वक्त फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लेमन न्यूज़। दोस्त दोस्त ना